गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे उमर अब्दुल्ला ने जानी कश्मीरी युवक की कहानी। राजधानी देहरादून में एंजल विवाद अभी थमा भी नहीं था कि विकासनगर से नाम और पहचान पूछकर मारपीट का गंभीर मामला सामने आ गया है। पूरा मामला देहरादून के विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां फेरी का काम करने वाले कश्मीरी युवक मोहम्मद तावीज अपने भाई के साथ एक दुकान पर चिप्स लेने पहुंचे थे। आरोप है कि दुकानदार संजय यादव ने पहले उनका नाम और पता पूछा और फिर कश्मीरी पहचान सामने आते ही हमला कर दिया। दावा है कि आरोपी ने लोहे की कश्मीरी भाइयों की बेरहमी से पिटाई कर दी। हमले में पीड़ित का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं। घायल नाबालिग की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिले के विकासनगर में शॉल बेचने वाले कश्मीरी युवक के साथ मारपीट का मामला जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और सख्त कार्रवाई की बात कही। वहीं दूसरी ओर जिला कोटद्वार स्थित पटेल मार्ग की एक कपड़े की दुकान के को लेकर विवाद खड़ा हो गया। देखते ही देखते ये मामूली विवाद मामूली नोकझोंक सड़कों पर तनावपूर्ण हालात में बदल गई। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक पटेल मार्ग स्थित एक कपड़े की दुकान पर पहुंचकर दुकान का नाम बाबा रखे जाने का विरोध करते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं के चलते बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने धामी सरकार के खिलाफ कई सवाल खड़े किए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जेएनके के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऑफिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट डाली है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हृदय विदारक उत्तराखंड के विकासनगर इलाके में अपने परिवार के साथ शॉल बेचने वाले 18 वर्षीय कश्मीरी लड़के पर उग्र तत्वों द्वारा बेरहमी से हमला किया गया। उन पर लोगों के एक समूह ने हमला किया और बेरहमी से पीटा। उनके पूरे शरीर पर चोट है, उनका बायां हाथ टूट गया है। ये बेहद दर्दनाक है। इस विषय पर उमर अब्दुल्ला ने धामी से फोन कर और धामी ने आश्वासन दिया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जम्मू कश्मीर के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। वहीं ताजा मामला कोटद्वार स्थित पटेल मार्ग की एक कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। देखते मामूली नोकझोंक सड़कों पर तनावपूर्ण हालात में बदल गई और युवक दुकानदार से ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बाबा नाम रखने का अधिकार केवल हिंदू समुदाय के लोगों को है। दोनों पक्षों के बीच सड़क पर तीखी बहस शुरू हो गई, जो बाद में हाथापाई गई। उन्होंने फिर आपके ऊपर वार कर दिया है? सर के बाद कितने बंदे थे वो? तीन चार थे। लेडीज भी थी हैं। लेडीज तो क्या बोल रहे थे आपको? बोल रही थी ये मुसलमान है, गालियाँ निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या गाली निकाल रहे थे। हाँ, फिर वो वहाँ पे गिराए नीचे डंडे के साथ, ये एक को ख़त्म करो पूरा। दुकान पे हम शाल शूल बेचते हैं कश्मीरी। हम गए दुकान पे और नमकीन लेने, वो कहने लगा है, हमने दी पैसे, हम आपस में बात करने लग गए। वो पीछे को गया, नमकीन काट के लाई और हमें कहने लगा ये लो। बाहर निकला, हमारा नाम पूछा, हमने बोला, उसने पूछा आपका नाम क्या? मैंने बोला मोहम्मद दानिश। वो कहने लगा आप मुसलमान हो? मैं हाँ। आप कहाँ से हो? हमने कश्मीर से हैं। कहने लगा मुल्ले ये मुल्ले वो, और ये आपके पहलगाम पता नहीं क्या हुआ, आपने किया, आपके पता नहीं किसने किया। फिर देने लगे धर्म के नाम पे, थोड़ी थोड़ी गाली देने लगा। हमने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला, गाली बहुत सारी दी उसने धर्म के नाम पे। फिर डंडा उठाया, 2-3 बंदे उधर बैठे थे, फिर पीटने लग गए। सर में मारा और डंडा और राड के साथ पीटा हमें पीछे से, ये कमर पूरी। विकासनगर थाना क्षेत्र में 2 कश्मीरी युवक थे जो विकासनगर के बाजार में, उनके पिताजी जो वर्तमान में पौंटा साहिब में किराए के मकान पर रहते हैं, और ये दोनों युवक भी इस दौरान छुट्टियों में अपने पिताजी के पास आए थे और उनके सहयोग के लिए, फेरी में सहयोग के लिए भी वो यहाँ पर पौंटा में रुके हुए थे। कल विकासनगर में एक दुकानदार से
किसी बात को लेकर वहां पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। वो एक दुर्घटना थी और क्या ऐसे कारण रहे होंगे, जैसे उस एक महिला का भी बयान आया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। हमारी परिवृत्ति ऐसी नहीं है, ये देवी देवताओं का प्रदेश है और इसमें इस प्रकार की भावनाएं किसी के मन में पैदा नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, जांच पड़ताल करो, वो ठीक बात है, परंतु किसी के ऊपर हाथ उठाना हमारा कानून है, हमारा कानून कार्रवाई करेगा, किंतु ये बात ठीक नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अपने शांत स्वभाव से जाना जाता देवभूमि उत्तराखंड अपराध को लेकर चर्चा में है, जिस पर राजनीति भी हो रही है। भाजपा इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाने की बात कह रही, लेकिन एक के बाद एक घटनाओं से प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया है। एंजल विवाद अभी थमा ही नहीं था कि नाम को लेकर विवाद उठने लगा है। ऐसे में राजनीति भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। उत्तराखंड में जो वर्तमान स्थिति है, इसके लिए उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पूरी तरह से अपने लॉ एंड ऑर्डर से चुकी है और जो जितने भी यहाँ पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इनको हम जितने भी अपराध हो रहे हैं, इन सब के लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता तक इसमें इन्वॉल्व है और इन लोगों पर ये जिम्मेदारी है। वर्तमान में आप देख रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल ने जब राज्य बनाया था तो उनकी अवधारणा ये थी कि हमारे उत्तराखंड में जो सभी धर्मों के जितने सभी लोग हैं, हम भाई भाई हैं और उसी भाईचारे के साथ हम यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन बीजेपी ने हर बार चुनाव लड़ने के हिसाब से उन्होंने कभी जाति के रूप में, कभी धर्म के और कभी विशेष धर्म के लोगों पर अत्याचार के रूप में इन्होंने यहाँ पर अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश की है और उत्तराखंड की इन शांतवादियों को बिगाड़ने की कोशिश की है। पार्टी का हमेशा से एजेंडा हिंदू मुसलमान रहा है, लेकिन इन की मौत तो नस्लीय हमले के कारण हुई और एक मुख्य आरोपी जो है वो भागा हुआ है और सवाल ये उठता है कि उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई। उन्हें पता है कि वो नेपाल गया। साथ ही जो ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, क्या कईयों के बच्चों को अधिकार नहीं कि वो कहीं पे जाएं, कहीं कुछ खरीदे? उनको अगर किसी ने हमला उन पर किया है, उनको इस तरह बुरी कदर मारा है, तो ये तो दिखा रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। वहीं द्वार में एक संदेश है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए कि आप भले ही बजरंग दल के गुंडों को भेज दीजिए किसी को प्रताड़ित करने के लिए सिर्फ धर्म के नाम पर, क्योंकि आपको ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है। प्रथम दृष्टता जांच के बाद छात्रों का आपसी विवाद निकलकर सामने आया, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातन की प्रहरी सरकार है, तो ऐसे में मुद्दा विहीन विपक्ष कांग्रेस के पास हर मुद्दे को लेकर, हर आपसी विवाद को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना उनकी एक मजबूरी भी है और उनकी एक कुंठित राजनीति का आधार भी है। बता दें कि एंजल चकमा की मौत के मामले में पकड़ा, कई बड़े बड़े राजनेताओं ने इस घटना का विरोध किया। हालांकि अभी तक एंजल चकमा का हत्यारा फरार है और पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। विकासनगर में ही एंजल चकमा और उसके भाई पर हमला किया गया। काफी लंबे समय तक एंजल का इलाज चला था, लेकिन उसकी मौत, हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। ये पूरा मामला नक्सल भेद का है। कश्मीरी छात्र पर हुए हमले के मुख्य आरोपी संजीव यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और मुख्य आरोपी संजय यादव को हिरासत में लिया गया है। सवाल ये कि आखिर देवभूमि माहौल इस तरह खराब करने वाले ये शरारती लोग कौन हैं? अगर ऐसे लोग पर धामी सरकार कड़ा एक्शन जल्द नहीं ले पाएगी तो संभव है कि ऐसे आपराधिक मामले प्रदेश की शांत आबोहवा को जरूर खराब करेंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो त्रिपुरा के युवा छात्र एंजल चकमा का मामला अभी थमा नहीं था कि ये दूसरी घटना सामने आई है और उत्तराखंड की शांत वादियां और शांत आबोहवा यहाँ की मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से चिंताजनक है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह प्रदेश प्रवक्ता भाजपा से हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज छेत्री प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपालियाल जी वरिष्ठ नेता यूएसएसएम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले पंकज छेत्री जी का रुख कर लेते हैं। प्रदेश कांग्रेस से पंकज छेत्री जी,
शांतवादियों के लिए उत्तराखंड जाना जाता है और अपनी मेहमान नवाजी के लिए उत्तराखंड जाना जाता है। दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। वहाँ पर इस तरह की घटनाएं कैसे देखते हैं आप? चिंताजनक ही नहीं है, खेदजनक ही नहीं है, बल्कि एक उत्तराखंड वासियों के लिए भी ये घटनाएं कहीं न कहीं नुकसानदेह साबित होगी, क्योंकि दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ न सिर्फ धार्मिक यात्रा पर बल्कि घूमने के लिए भी आते हैं। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तराखंड जो है देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो हमारे जो जितने भी हैं सब बड़े विश्व विख्यात हैं और पूरी दुनिया के लोग उस पर आस्था रखते हैं। वैसे ही हमारी जो वादियां हैं, लोग यहाँ पर उनका लुत्फ लेने के लिए और शांति की तलाश में प्रकृति की गोद में वो लोग आते हैं। हिमालय की वादियों में उत्तराखंड इसके लिए मशहूर है। परंतु बीजेपी की सरकार ने हमारे शांत प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बना दिया है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब हमारे प्रदेश की बदनामी हो रही है। और अभी जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारे जो खुद को धाकड़ धामी कहने वाले, खुद को स्मार्ट धामी कहने वाले, हैंडसम कहने वाले जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हमारे, उनको अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी की एक गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट, जो इंडियन हेट लैब नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, पूरे देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री का खिताब दिया है नफरती बोल के लिए, नफरती भाषणों के लिए, हेट स्पीच के लिए। तो आप सब जब समझ रहे हैं, जब प्रदेश का मुखिया, जिसे कि संरक्षक कहा जाता है, गार्डियन कहा जाता है, प्रदेश का सर्वे सर्वा जो कहा जाता है, जो मार्ग प्रशस्त करेगा पूरे प्रदेश का, वो ऐसी भाषा बोल रहा है जिससे कि आपसी वैमनस्य पैदा हो। वो ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं कि आपसी धार्मिक उन्माद पैदा हो। तो ये सब उसी लिए हो रहा है। और एंजल चकमा का जो मामला था, उससे हमारी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर थूथू हुई है। और किस प्रकार से आपने देखा बहन अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड हुआ, उसके बाद किस प्रकार हमारी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में थूथू हुई है। फिर एक किसान ने जो आत्महत्या करी और पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर पे बात उठाई, किस प्रकार से हमारी पूरी हुई है। तो ये सब प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी जो भाषा शैली है, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है कि अब शॉल वाले तक को बख्शा नहीं जा रहा है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे प्रदेश के हजारों लाखों युवा बाहर काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं। क्या अगर उनके साथ भी ऐसा व्यवहार होगा तो हमें बर्दाश्त होगा? तो हमारी शांतवादियों में जहर घोलने का काम जो भाजपा ने किया है, इसके लिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। और जिस प्रकार से कल कश्मीर के मुख्यमंत्री ने, परसों उमर अब्दुल्ला साहब ने फोन किया हमारे मुख्यमंत्री को, ये बहुत शर्मनाक बात है। ये सीधे सीधे बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। और अब जो मुख्यमंत्री जी को सीधे कहना चाहिए कि अगर कोई भी धार्मिक उन्माद में पाया जाएगा, किसी भी बजरंग दल का हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का हो, चाहे कोई सी वाहिनी का हो, उसका घर ध्वस्त किया जाएगा, जैसे वो हर बार कहते हैं। तभी ये सकता है, नहीं तो ये ऐसी चलेगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। भाजपा के पास दिखाने के लिए, जनता को बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। ठीक है, तो पंकज जी, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करना है। ठीक है पंकज जी। दीपक जी आपका रुख करें। दीपक रावत जी, क्या लगता है, उत्तराखंड की तासीर तो है, लेकिन इस तरह की घटनाओं के पीछे मुख्य वजह क्या मानते हैं? क्या उत्तराखंड के युवाओं के का या उत्तराखंड के लोगों का जो मनोवृत्ति है वो बदल रही है, या बाहरी लोग इस तरह की घटनाएं कारित कर रहे हैं? और ये निश्चित रूप से उत्तराखंड को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने उनके कार्यालय से इस घटना को लेकर ट्वीट होता है, उसके बाद चर्चाएं होती हैं और उत्तराखंड पर जो है सवाल खड़े होते हैं। मनोज जी, 10 वर्ष शायद होने हैं भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश में राज्य करने के, और विकास के नाम पर वोट मांगने की उनकी हिम्मत है नहीं। तो किस प्रकार से वो जनता से वोट मांग, इसके लिए एक प्रोपेगेंडा जो भारतीय जनता पार्टी चलाना चाह रही है इस प्रदेश में, उसका खामियाजा आज ये पूरा प्रदेश भुगत रहा है। जब हेट स्पीच में हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं अगर सनातन की रक्षा करनी हो तो मैं हेट स्पीच करता रहूंगा, उनका विवेकाधिकार है।
वो करें, लेकिन इससे इस प्रदेश को क्या नुकसान होने वाला है शायद इसके बारे में वो चिंता नहीं करना चाह रहे थे। दूसरा विषय, किसी भी घटना में जो पीड़ित हो और जो आरोपी हो, या ये पीड़ित की जाति ढूंढी जाएगी और आरोपी का धर्म ढूंढा जाएगा, तो यही राजनीति का परिणाम होगा और इसी प्रकार के कर्म इस प्रदेश में नजर आएंगे। ये पूर्ण सुनियोजित तरीके से प्रदेश को बदनाम करने का भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टियों का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये मूल मुद्दे यहाँ के जो है उससे भटकाने का एक उनका मकसद है। जो यहाँ के मूल मुद्दे हैं उनसे दूर हटकर जनता सोचे, ये अपने हिसाब से एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं आगामी 2027 के चुनाव में। वरना आप मुझे बताइए, इतना शांत उत्तराखंड, यहाँ पर हर कोई, ये पहली बार कोई लोग यहाँ पर सवाल बेचने आए हैं, ये पहली बार ऐसी कोई घटनाक्रम हो रहा है क्या? लेकिन जब प्रदेश का मुखिया स्वयं कह रहा हो कि मैं हेड स्पीच दूंगा, तो आपका सीमित अधिकार है, तो स्वयं इस प्रकार के घटनाक्रमों को बढ़ाने का प्रोत्साहन आप कर रहे हैं। और हमें पूरे भारतवर्ष में आज अगर थूथू और बदनामी हो रही है तो उत्तराखंड भी हो रही है। तो मनोज जी, ये तो राजनीति अगर आप करेंगे और उस राजनीति को आप अगर परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से उसका समर्थन करेंगे सोच का, तो उसका खामियाजा इस प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। ये घटना ऐसा नहीं है, मैंने कहा कि घटना में कोई भी हो, यदि आप उसमें जाति ढूंढेंगे और घटना करने वाले का जिसने करा है उसमें उसका धर्म ढूंढेंगे, ये प्राय देखा गया है कि राजनीति, राष्ट्रीय दल है ये इस प्रदेश में अपने अपने हिसाब से हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करेगी इस प्रदेश में, या मैदानी पहाड़ी करेगी इस प्रदेश में, या SC ST OBC और स्वर्ण चलेगी इस प्रदेश में? कौन से नैरेटिव सेट करेगी इस प्रदेश में? मैं दोनों राष्ट्रीय दलों को पूछना चाहता हूँ। आप यहाँ के मूल मुद्दों से हटकर आज पूरा प्रदेश बदलाव हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में। तो ये यहाँ की देवभूमि का नाम है, देवभूमि में आसुरी शक्तियों का काम किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो आसुरी देवभूमि जिसे हम कह रहे हैं, उसमें आसुरी शक्तियों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसको प्रोत्साहन कौन दे रहा है भाई? कौन उस चीज को आगे बढ़ा रहा है? तो कहीं ना कहीं पर सरकारें हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और यदि यहाँ की छवि पर, यहाँ की शांत प्रदेश की छवि है, उसमें अगर कोई दाग लग रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी वर्तमान सरकार को। ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी, आपकी बात आगे पीसी थपलियाल जी का रुख करें। पीसी थपलियाल जी, क्या लगता है उत्तराखंड की जो कानून व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था उत्तराखंड में नाकाम है, या ये कश्मीरी युवक की जो पिटाई की गई है, इससे पहले एंजल चकमा की मौत हुई है इस तरह की घटना में, ये जो है ये क्षेत्रवाद की वजह से है या ये कोई और वजह से ये घटनाएं हुई हैं? चाहे कश्मीरी युवक की पिटाई हो या एंजल चकमा की पिटाई हो, सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, क्षेत्रवाद का रंग दिया जा रहा है, या वास्तव में कानून व्यवस्था नाकाम है, या वास्तव में इस तरह की घटनाएं जो है उत्तराखंड में हो रही हैं, जबकि उत्तराखंड की तासीर ये नहीं है? देखो, उत्तराखंड एक शांत देवभूमि है और जब से राज्य बना तब से लोग जैसे भी हो वो अपना जीवन यापन करते रहे हैं। और ठीक जब से ये धामी ने टेक ओवर किया है, राज्य में नफरत की जो गंगा बहने लग गई है, ये चिंतनीय है। ये उसी तरह से जिस तरह से अचानक आजकल जंगली जानवरों का से परेशान हो गए हैं देवभूमि के लोग, उसी तरह से हम इस धामी के नफरती जो तेवर है इससे बहुत चिंतित है। 42 सालों के बाद मिला हुआ ये राज्य, जो जहां से हिमालय पर से गंगा बहती हो, पवित्र हिंदुओं की आस्था की सबसे पवित्र नदी का जन्मदात्री जो हो, वो राज्य आज इस व्यक्ति ने जहरीला बना दिया है। अब हम देख रहे हैं यही जो ये घटनाएं नहीं, जब ये यहाँ पे जब यात्राएं शुरू हुई, कांवड़ यात्रा, वहां पे बोला गया कि रास्ते में दुकानों में नाम लिखोगी किसकी दुकान है ऑर्डर का। उसके बाद आपने देखा पुरोला में किस तरह वहां के मुस्लिम समुदाय को भगाया गया, और उसके बाद जब हिंदू लोग वापिस आए तो किस तरह से वो बेचारे परेशान थे, उनके बाल बड़े हो गए, फिर वो हाथ पांव जोड़ रहे थे। उन बार्बर्स को हमने पुरोला में देखा। और हमने एक चीज देखी
इन सब घटनाओं में बाहर का व्यक्तित्व रहते हैं। जब पुरोला में भी हमने देखा था कि जो हुजूम वहां पे नफरत फैलाने के लिए हिंदू मुस्लिम करने आया था, वो बाहरी तत्व थे। इसी तरह से अभी जो बहुत ही महत्वपूर्ण मसूरी में जो मजार तोड़ी इन्होंने बाबा की, वो इतने महत्वपूर्ण थी। वो सीधा एक हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से और हमारे जो संस्कार है उससे जुड़ा हुआ था वो मजार। मैं जानता था कि हमारे पूर्व एमपी जब तक थे परपुरानंद पैनुली, वे निरंतर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और वो एक बड़ा कार्यक्रम करते थे साल में एक बार इस मजार पे। लेकिन ये मजार भी तोड़ी। आपने देखा कि लोगों के दुख दर्द को खत्म करने वाली मजार दून हॉस्पिटल में कई साल से थी, उसको तोड़ा इन दरिंदों ने। इन दरिंदों ने पूरे पहाड़ में जिस तरह से कभी थूक जिहाद क्या होती है, थूक जिहाद, और इसको पूछो कि थूक जिहाद का अपराधी कहाँ है। ये व्यक्ति सच में सम्मान लायक व्यक्ति नहीं है। जिस तरह से पूरे तौर पे नफरत फैला रहा है, इन तत्वों को बढ़ावा दे रहा है और वही उसकी कुर्सी की क्वालिफिकेशन है। हमारे शंकराचार्य जी, हमारे जो दूसरे शंकराचार्य जी जो हमारे ज्योतिर्पीठ शंकराचार्य के पक्ष में आए थे अभी, उन्होंने खुद साफ साफ कहा कि अगर थपलिया जी, यानी आपका कहना है कि उत्तराखंड का माहौल जो है वो ऐसा नफरती बनाया जा रहा है, उसकी वजह से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। बिल्कुल नफरती बनाया। अरे आप ही देखो क्या नहीं कर रहा है मुख्यमंत्री, कैसे कैसे शब्द इजहार कर रहा है। आप ही देखिए कि मैं बोल रहा हूं ना कि शंकराचार्य के उन बोलों को हम अनसुना कैसे कर दें कि इन्होंने कहा कि अगर मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बने तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नफरत थी। जो कत्लेआम वहां हुआ था गुजरात में, उसको सीधा सीधा उन्होंने पूरे देश के विश्व के आगे बोला। और उसी नफरती जमात को खुश करने के लिए ये हमारा नफरती चिंटू, मैं नफरती चिंटू कहूंगा, इसने यहाँ पे नफरत फैलाकर हमारे जो भावी पीढ़ी है, जो पीढ़ी आ रहे बच्चे हैं, उनके लिए ये जहर बोता जा रहा है। ठीक है धपलिया जी, ठीक है धपलिया जी, आपकी बात आ गई। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण सर, हम आपके पास आ रहे हैं। शांति का पैगाम मंत्रों का जहां से उच्चारण जिस देवभूमि से निकलता है, देवत्व की भावना जहां पर परिलक्षित होती है, उस धराधाम, उस पवित्र धरती पर इस तरीके की घटनाएं, इसको कैसे देखते हैं? ये कोई साजिश है या इस तरीके की घटनाएं बाहरी तत्व आकर कर रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड की आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उत्तराखंड की ना तो ये ताश, उत्तराखंड का ये व्यवहार है, लेकिन इस तरीके की घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर सांप्रदायिक सौहार्द कहीं बिगड़ता है जी, तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन उसके लिए हम किसी एक को दोषी मान लें, मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। अब जैसे जो पहले हुआ चकमा वाले मामले में, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो आपसी विवाद था जी, वो आपसी विवाद बढ़ा, लेकिन उसमें कहीं ऐसी भावना नहीं थी कि किसी दूसरे प्रदेश के छात्र को के ऊपर आक्रमण करना है या मारना है। और जो विकास नगर में घटना हुई, लगभग वो ऐसी थी कि व्यापारियों में आपस में कहा सुनी हुई, उसके बाद वो घटना घटी। तो इसको जानबूझ के अरुण सर, इसको जानबूझ के सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है क्या? इसको जानबूझ के क्षेत्रवाद और वो नफरत से जोड़ा जा रहा है? मुझे लग रहा है, देखिए मुझे लग रहा है कि वो कोई बाहर के लोग नहीं है, वो अपने ही प्रदेश के लोग हैं जो इसको नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, एक ऐसे प्रदेश में जी, जहां हमारे देवस्थान स्थापित हों, जहां के अधिकांश लोग, हर तीसरे परिवार का एक आदमी सेना में हो, जहां लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हो, जहां लोग राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर अपना मतदान करते हो लोकसभा में, तो उस प्रदेश में इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं घटनी चाहिए। और मेरे ख्याल से कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि यार ये घटना घटी तो ठीक घटी या अच्छा घटा, जो भी हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें देखिए, किसी के ऊपर सीधे सीधे दोष लगा देना भी गलत होगा।
क्योंकि दोनों घटनाओं की जांच पुलिस कर रही है और उसके जो जांच के परिणाम है अब तक सामने नहीं आए हैं। पहली घटना जो एंजल चकमा वाली थी उसमें तो आप सबके सामने बात हो रही है कि वो जो मुख्य अपराधी है वो फरार है, वो नेपाल में है, उसके लिए लुकआउट कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है और पुलिस भी वहां की नेपाल, क्योंकि वो दूसरे देश का मामला है, पुलिस भी वहां के नेपाली पुलिस से मिलकर इसको शॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रही है। दूसरी की जो घटना है वो देखिए अभी हाल में ही घटी है। अब वो फेरी वालों का किस मामले में उस दुकानदार से विवाद हुआ, उसके जो चश्मदीद गवाह होंगे वही उस घटना के बारे में सही बोल सकते होंगे, वरना हमारे घरों में रोज दसियों फेरी वाले आते हैं, घंटी बजाते हैं कि हम कोई शॉल बेच रहा है, कोई चटाई बेच रहा है, कोई कंबल बेच रहा है, तो क्या हम उनको मारपीट के भगाते हैं? कोई नहीं भगाता। अब मुझे लगता है कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी हुई होगी जब उन लोगों ने आपा खोआ और इस तरह की घटना सामने आई, तो इसको सांप्रदायिक रंग देना ठीक नहीं है। मैंने पहले भी कहा ये बहुत शांत प्रदेश है कि हर तीसरे परिवार का एक व्यक्ति सेना में है, इसलिए अधिकांश लोग अनुशासित हो सकता है उसमें से कुछ लोग अनुशासनहीन हो, लेकिन उसके लिए पूरे के पूरे समाज को दोष नहीं दिया जा सकता। ये भी ठीक है कि ये गिनी चुनी घटनाएं हैं जो इस प्रदेश में होती हैं। अक्सर इस प्रदेश में जो स्थानीय लोग होते हैं, अगर कोई घटना घटती है तो उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि वहां एक सद्भावना का वातावरण बने जिससे ये वैमनस्यता पैदा ना हो। अधिकांश लोगों का ये प्रयास होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे लगता है चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनाव को देखते हुए ये सारे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ठीक है अरुण शर्मा जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ कुंवर जपेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद उनका भी पक्ष चर्चा में रखेंगे। देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। जपेंद्र सिंह जी प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुंवर जपेंद्र जी, एंजल चकमा का मामला जो था वो उत्तराखंड में अभी थमा ही नहीं था और उसको लेकर तमाम राजनीति भी हुई, तमाम चर्चाएं भी हुई और उसको लेकर तरीके के आरोप भी सरकार पर लगे और क्षेत्रवाद और नस्लीय भेदभाव तमाम तरीके की बातें की गई। अब एक और मामला जो कश्मीरी युवक की पिटाई का मामला सामने आया है और इस मामले पर उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उनका ट्वीट जैसे सामने आता है तो ये मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ जाता है। इससे पहले तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये महज एक घटना है, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इसको तमाम तूल दिया जा रहा है, या वास्तव में उत्तराखंड में इस तरीके की जो तासीर जो उत्तराखंड की है, शांत स्वभाव और वहां की जो वास्तविकता है, वास्तव में शांति का उत्तराखंड कहा जाता है, देवभूमि है, तो उसमें अब परिवर्तित हो रहा है, लोगों की मनोस्थिति में परिवर्तन हो रहा है और कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं कानून व्यवस्था से भी इनको जोड़ा जा रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तराखंड की ठीक नहीं, इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। आप कैसे देखते हैं इनको? सबसे पहले तो देर से जोड़ने के लिए क्षमा चाहेंगे जी, और दूसरा अब हम मुद्दे पे हैं। प्रथम दृष्टता जांच में ये निकलकर सामने आया है कि पूर्व की भांति ये मामला भी आपसी विवाद का ही एक कारण बना, जो विवाद ये निकलकर आया जी, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेशवासियों की चहेती सरकार बनती जा रही है, चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में विपक्ष को सबसे सॉफ्ट टारगेट लगता है कि किसी भी तरह का जो आपसी विवाद है उसका ठीकरा सरकार पर फोड़ दे और उसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ दे। लेकिन हमारे ये विपक्षी साथी ये भूल जाते हैं कि जब जांच होती है तो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हमारे कश्मीरी, वो भी हमारे भारतीय हैं, वो बरसों से सर्दियों में अनेकों देश के कोनों में जाके
से गर्म वस्त्रों को बेचना, ये वो सब काम करते हैं, लेकिन कहीं से कोई घटना नहीं आती है, कहीं से कोई ऐसी द्वेष की भावना नहीं मिलती है, क्योंकि कश्मीर भी भारत का राज्य है। और जो कश्मीर के अंदर देशद्रोही तत्व हैं वो 47 हाथ में लेकर वहां जब वो तांडव मचाते हैं तो उसका जवाब सुरक्षा बल देते हैं। हम सक्षम है उसका जवाब देने में जी। लेकिन जो हमारे कश्मीरी भाई उस आतंकवाद का भी विरोध करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर रोटी कमाते हैं, तो ये प्रत्येक भारतवासी की समझ में आता है कि ये वो कश्मीरी हैं जो भारत को अपने दिल में लेकर घूमते हैं। लेकिन आपसी विवाद हो जाता है, मानव प्रवृत्ति है, कहीं तू मैं भी हो जाती है। घर में क्या दो भाइयों का आपस में विवाद नहीं हो जाता, जब भाइयों का आपस में विवाद हो जाता है तो उनके भी हाथ में लठ निकल आते हैं, तो क्या तब भी आप भारतीय जनता पार्टी को ऊपर लांछन लगाएंगे या सरकार के ऊपर लगाएंगे? तो ये केवल और केवल चुनावी वर्ष में विपक्ष और प्रमुख रूप से कांग्रेस के लिए एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन इश्यूज बन गए हैं कि कोई भी इस तरह की घटना हो तो आप भारतीय जनता पार्टी और सरकार के ऊपर निशाना लगाइए और अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने का प्रयास कीजिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भैया राजनीतिक रोटियां मुद्दों से धरातल पर उतरकर जनता का दिल जीत कर जीती जाती हैं। आपको जनता का दिल जीतना आता नहीं, जनता के दिल में उतरना आता नहीं, धरातल में काम करना आता नहीं, तो इन मुद्दों का कोई औचित्य नहीं है। आप पहले ही बहुत एक्सपोज हो चुके हैं और भविष्य में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आप और दिन ब दिन एक्सपोज होते चले जाएंगे। जपेंद्र जी, ये जो उत्तराखंड की वादियां हैं, ये शांत वादियां, ये अपने शांत स्वरूप के लिए, शांत स्वभाव के लिए, यहाँ के लोग भी शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। देवत्व की भूमि है और आस्था का ये संगम है। यहाँ से अगर इस तरीके का मैसेज जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये घटनाएं वास्तविक हैं, लेकिन अगर यहाँ से मैसेज जाता है, चाहे वास्तविक होता है या षड्यंत्र के माध्यम से जाता है, तो ये मैसेज उत्तराखंड ना उत्तराखंड वासियों के लिए ठीक है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में यहां पर न सिर्फ आस्थावान आते हैं बल्कि टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आते हैं। उनके बीच ये मैसेज आना उत्तराखंड के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सहमत हैं, लेकिन हम फैक्ट्स को नहीं नजरअंदाज कर सकते ना। नॉर्थ ईस्ट वाले छात्र का मामला था तो उसमें नॉर्थ ईस्ट के छात्र ही सम्मिलित थे। अब उन नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के साथ मित्रवत कोई साथ में और खड़ा हुआ है, तो ये फैक्ट, एविडेंस और प्रूफ ही अपने आप में साबित करने के लिए काफी है कि ये आपसी विवाद की घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने का ये जो चलन शुरू करा है कांग्रेस ने, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस में आने वाले समय में भारी ना पड़ जाए। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज छेत्री जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करें। पंकज छेत्री जी, क्या लगता है, ये अब जब जांच सामने आती है तो इन घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं आपसी विवाद या आपसी झगड़ा सामने आता है, लेकिन खुद ही कोर्ट कचहरी बन जाना, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, तमाम उन लोगों की बात कर रहा हूं कि सीधे आरोप लगा देना कि उत्तराखंड में जंगल राज हो गया, उत्तराखंड में मतलब कानून का राज है ही नहीं, इस तरीके के आरोप क्या साजिशन लगाए जाते हैं? इससे उत्तराखंड का नुकसान है। इस तरीके के आरोप लगाने से भी लोगों सवालों के घेरे में आती है वहां की कानून व्यवस्था, वहां के लोग, कम से कम उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि उत्तराखंड वासी ऐसे हो गए। देखिए मनोज जी, ये अपने आप ही नहीं हो रहा है, न ही विपक्ष इस पे कोई आरोप लगा रहा है, उस कारण से ये हो रहा है जी। आप देखिए, जब पहली खबर आई और इंडियन एक्सप्रेस जो लीडिंग न्यूज़पेपर है इंडिया का और सबसे जो जिसकी विश्वसनीयता मानी जाती है, उसने भी छापा, उसने लिखा, लास्ट जो डेथ स्टेटमेंट होता है उसमें एंजल चकमा ने कहा, आई एम इंडियन नॉट चाइनीज। हाँ, इसके बाद आप सुनिए किस प्रकार से सुखवंत सिंह ने आत्महत्या की और आत्महत्या से पहले जो वीडियो बनाया, कितना शर्मनाक था वो। इसके बाद आप उससे पहले उधम सिंह नगर में ही एक शॉल वाले को पीटा गया। कोटद्वार में अभी बाबा क्लॉथ हाउस वाले के साथ किस प्रकार से अभद्रता की गई, कहा गया कि बाबा नाम हटाओ। क्या तुर्की, फारसी ये शब्द में भी बाबा शब्द पाया जाता है? और 30 साल पुरानी दुकान को इस प्रकार से ये कहना और शिकार बनाना, ये सीधे सीधे संदेश देता है कि कुछ ना कुछ बीजेपी के अंदर जो एजेंडा है कि इसको नीचे तक धार्मिक उन्माद को लेके जाओ। और ये साबित तब हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री के परम मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति के यहाँ से पंकज जी, निश्चित रूप से बाबा शब्द ये विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन आप भी वाकिफ हैं कि नाम छुपा के, नाम बदल के भी
तमाम लोग दुकानें चलाते हैं, उसको लेकर भी विवाद पहले भी हुए हैं। नहीं, उस पे हम सीधा स्पष्ट कहते हैं कि भाई इसके लिए सीधे सीधे कानून व्यवस्था है, कानून अपना काम करे। परंतु ये जो भाजपा वाले पुलिस अधिकारी बन गए हैं या गली गली में जाके डंडा लेके और पूछ रहे कि नाम बोल, वो दुकान वाला आधार कार्ड दिखा, वो दुकान वाला भाजपा का था। अधिकार किसी ने नहीं दिया कि वो पंकज जी, यही मेरा सवाल है, यही है कि आपने जैसे किसी को भी सीधे कटघरे में खड़ा कर देना, जिस दुकान वाले ने हमला किया निश्चित रूप से उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सीधे ये कह देना कि वो दुकानदार ही भाजपा वाला था या दुकानदार ही कांग्रेस वाला था, ये था या नहीं था उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि उस युवक के साथ जो घटना हुई और उसके जो वीडियो फुटेज आ रहे हैं जिसमें वो कह रहा है कि मुझे पहले नाम पूछा गया, फिर मेरा धर्म पूछा, कौन सी जगह से आए हो ये पूछा गया, उसके बाद करी गई और उसके धर्म के नाम से उसको गाली दी गई। उस बात पे हमारा वो विरोध है। हम ये नहीं कह रहे कि वो भाजपा का व्यक्ति था, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसने ऐसा क्यों किया और किसी को चिन्हित करके उसके धर्म का नाम पूछने के बाद उस पर हिंसक कार्रवाई करना, कानून हाथ में लेना, ये सीधे सीधे दर्शाता है कि भाजपा का इशारा है, सरकार का इशारा है, कानून का उसको कोई खौफ नहीं है। और ये हमने अंकिता भंडारी के केस में भी देखा कि किस प्रकार से वो जब उसको सजा हुई, पुलकित आर्य को, उसके साथ जो उसका एक किस प्रकार से हंसते हुए वहां से गए। ठीक है पंकज जी, जवाब ले लेते हैं, कुंवर जपेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद दीपक जी के पास जाएंगे। कुंवर जपेंद्र जी, पूरे देश में कोई कहीं भी व्यापार कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं कोई किसी की कोई प्रदेश, कोई जनपद, कोई क्षेत्र किसी की बपौती नहीं है। अगर ऐसी कोई घटनाएं अगर वास्तविकता में अगर ऐसी घटती हैं तो निश्चित रूप से दुखद है। हम अपने कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने एक बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ दिया, हो सकता है हमारे ध्यान में भी ना, जहन में भी ना आता, लेकिन हम बता देते। कांग्रेस का जो एक विशेष वर्ग के प्रति प्रेम है और जो एक छल से देश को छलने की कार्य प्रवृत्ति, वो नहीं, विशेष वर्ग क्या आप नाम लीजिए ना सीधे। अरे उसमें क्या दिक्कत है यार? हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। दुखती रग पे हाथ रखो तो हमारे, अरे हम तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई। हमने बीच में नहीं टोका। चलिए पंकज जी आप उसको विशेष ही रहने दीजिए। चलिए कुंवर जपेंद्र जी बात कंप्लीट करें, कुंवर जपेंद्र जी बात कंप्लीट करें, पंकज जी उसको विशेष ही रहने दीजिए, बाद में पूछ लीजिएगा जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्येक भारत में रहने वाला गरीब, प्रत्येक भारत में रहने वाला किसान, प्रत्येक भारत में रहने वाला युवा और प्रत्येक भारत का बेरोजगार, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से संबंध रखता हो, वो केवल और केवल भारतीय है। ये भारतीय जनता पार्टी का विशेष वर्ग है। लेकिन आपका विशेष वर्ग जग जाहिर है। अब सुनिए, आजादी के पहले से और आजादी के बाद से इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होते आए हैं। उन दंगों को भड़काने का, उन दंगों को कराने का काम किस राजनीतिक दल के नेता करते थे, क्यों करते थे, कहां करते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आप पिछले 60 साल में कांग्रेस के उस विशेष वर्ग के खिलाफ दंगा भड़काने की साजिश की कहीं एक एफआईआर दिखा दीजिए। अब तो आरटीआई है, पूरे देश से इकट्ठा कर लीजिए, कहीं एक एफआईआर दिखा दीजिए। एक एफआईआर नहीं मिलेगी कि जहां कांग्रेस की सरकारों ने ये यत्न करा हो कि ये विशेष वर्ग के दंगाइयों के खिलाफ इन्होंने दंगा भड़काने का प्रयास करा। हमारे ये नेता इस साजिश में शामिल थे, इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाती है। एक सिंगल एग्जांपल नहीं मिलेगा। और यहाँ कांग्रेस बात करती है राष्ट्रहित की, कांग्रेस बात करती है उत्तराखंड बनाने की, कांग्रेस बात करती है राष्ट्र बनाने की। कांग्रेस उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड के साथ संपूर्ण राष्ट्र में बेनकाब हो चुकी है। और जब भारतीयों के सामने तो बेनकाब हुई, कांग्रेस उन भारतीय मुसलमानों के सामने भी बेनकाब हो चुकी है, जिन्हें विशेष वर्ग बनाकर इन्होंने छला, इन्होंने ठगा। आज वो भारतीय मुसलमान कांग्रेस की भी साजिश को समझ चुका है, इसलिए कांग्रेस बिलबिलाती है। ठीक है जपेंद्र जी, आपकी बात आ गई। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आप कैसे देखते हैं? अभी जपेंद्र जी, अभी पीसी थपलियाल जी ने कहा कि थूक जिहाद की उन्होंने बात कही, लगातार
घटनाएं ऐसी सामने आई, जूस में रोटी बनाते हुए इस तरीके की घटनाएं आई। ये तस्वीरें मैं किसी इससे संप्रदाय धर्म से नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं देवभूमि में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ ये मामला जिस तरीके से दो मामले सामने आए हैं, पूरे देश में कोई कहीं रोजगार कर सकता है, कोई कहीं धंधा पानी कर सकता है। उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति ताबीज एकमात्र व्यक्ति, हजारों कश्मीरी युवक वहां व्यवसाय कर रहे होंगे, हजारों आंध्र और तमिलनाडु के युवक वहां रोजगार, क्योंकि वहां टूरिस्ट प्लेस है, वहां करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई घटना इस तरीके की घटती है तो निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन सीधे तौर पर उस पर राजनीतिक धार्मिक रंग दे देना ये ठीक है क्या, या वास्तव में ऐसा धरातल पर होता है? देखिए हम लोग जी एक चीज को समझना पड़ेगा, यदि किसी राजनीतिक दल की जो उसकी सोच हो या जो विचार हो, वो चाहे तुष्टीकरण का हो या किसी विशेष वर्ग के साथ उसकी बात करने का हो, तो वो चाहकर उससे दूर नहीं जा सकता। अब आप मुझे बताइए, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप उसके विपरीत लगता है, और वही वो 80-20 का नारा देते हैं। सवाल ये है, हम राष्ट्रीय तुष्टीकरण करते हैं। आ रहे हैं जबेन जी, आ रहे हैं बिना जाति धर्म जबेन जी, आ रहे हैं जबेन जी, आ रहे हैं जबेन जी, राष्ट्रवादी बनिए, जबेन जी आ रहे हैं। चलिए राष्ट्र का सम्मान कीजिए, राष्ट्र का मानते हैं। जबेन जी सुनिए जबेन जी दीपक जी। समस्या तब खड़ी होती है प्रदेश के लिए जब प्रदेश का मुखिया कभी भी अगर उनकी स्पीच सुने, हेड स्पीच तो कह चुकी कि सनातन को बचाने के लिए मैं 100 बार हेड स्पीच दूंगा, तो वो किसको प्रोवोक कर रहे हैं, किसको प्रोत्साहित कर रहे हैं? जब वो लव जिहाद बोलते हैं, देखिए वो मुखिया की बात कर रहे हैं, जब प्रदेश के मुखिया लव जिहाद बोलते हैं, थूक जिहाद बोलते हैं, मजार जिहाद बोलते हैं, तमाम नकल जिहाद भी बोलते हैं, जबकि नकल जिहाद आंदोलन जिहाद बोलते हैं, आंदोलन जिहाद। तो मैं कहने का मतलब मेरा क्या है, जब प्रदेश के मुखिया इन शब्दों से सुशोभित करते हैं जनता को या वालों को, तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि वो प्रोत्साहित किसको कर रहे हैं, किन लोगों को कर रहे हैं? वही घटनाक्रम को जन्म देता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि इसी प्रकार से मैं कभी भी इनका शासन क्रांतिकारी इसका पक्ष नहीं ले रहा है, या इन जो घटनाएं होती है उनका समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन प्रदेश के मुखिया का काम ये नहीं है। प्रदेश यहाँ पर आपका सुशासन की बात आप करते हो, ये यहाँ पर हमारा शासन के जो जितने लोग वो काम करेंगे। आप यदि कोई दो झगड़े की बात आती है, मैंने कहा ना 2 भाई का झगड़ा है, और उन दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ, तो वाकई में इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन मनोज जी, एक भाई का नाम राम हो और दूसरे ने अपना नाम रहीम रख दिया, तो दोनों ही तो राजनीति का कारण बन जाएगा, और ये राजनीति का कारण है। और तब ये आपस में सर फुटबॉल दोनों भाई करते हैं, तब जिसको जो मन मुताबिक होता है ये राजनीति होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है मनोज जी, बदनाम प्रदेश हो रहा है। इस प्रदेश को, शांत प्रदेश को, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, मैं दोनों राष्ट्रीय दलों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, ये अपने जिस प्रकार की राजनीति को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके खामियाजे आप ही को भुगतना, आपके दल को भुगतना पड़ेगा। ये प्रदेश की छवि नहीं है। उत्तराखंड इस प्रकार के कृत्यों के लिए जाना ही नहीं जाता है। लेकिन आप अपनी राजनीति 2027 के चुनाव में रखकर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, और उसी का ही इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, और जिससे हमारा प्रदेश शर्मसार हो रहा है। जो अपनी चिंता है हमारी भी चिंता है। तो हमारा कहना है कि राजनीति जब तक इस बात में करते रहेंगे अपने फायदे के लिए, तब तक ये प्रदेश इसी तरह से बदनाम होता रहेगा। ठीक है धपलियाल जी, हम आपके धपलियाल जी, जिस प्रदेश में यूसीसी लागू हो गया हो, यानी कि अब सभी लोगों के लिए एक कानून, उस प्रदेश में अगर इस तरीके की घटनाएं अगर होती हैं, हालांकि जबेन जी कह रहे हैं कि इस तरीके की घटना नहीं है, आपसी था, तो अगर आपसी झगड़ा था तो इसको राजनीतिक सांप्रदायिक रंग कौन दे रहा है? इससे भी उत्तराखंड को नुकसान है, और अगर वास्तविकता में घटनाएं होती हैं तो भी उत्तराखंड को नुकसान है। कुल मिलाकर उत्तराखंड के लोगों को सीधा तौर पर इसका नुकसान होगा। ये जी अभी कोई ये बोले कि एक व्यक्ति ही सर्वोच्च कमांड होती है, चाहे हमारी फौज की हो, हमारा जनरल युद्ध जीतता है या हारता है। इसी तरह से एक जो पूरे राज्य का सर्वोच्च
वो है, वो मुख्यमंत्री होता है। अब हम मुख्यमंत्री को न बोले, हम क्या बोले? हम बोले सुबोध उनियाल कर रहा है, हरक सिंह कर रहा है, या वो बाबा कर रहा है। उत्तराखंड में जो आपने यूसीसी क्या उत्तर प्रदेश को जरूरत नहीं थी यूसीसी की? मध्य प्रदेश को नहीं थी, हरियाणा को नहीं थी, इसी अभागे राज्य में इसने क्यों लगाया इसको? नहीं, वहां भी होगा, वहां भी लागू होगा, वहां भी लागू होगा। हमारी भावी पीढ़ी को लिव इन रिलेशन सिखा रहा है ये मुख्यमंत्री। अब मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो मुख्यमंत्री किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो गैंग बन गई है, ये अपना मुख्यालय शत्रु जमीन बना रहा था कि नहीं बना रहा था? मैंने डक्के की चोट में कहा कि ये शत्रु जमीन में ये भाग गए वहां से, जबकि नड्डा ने उसका वो किया था। आप दूसरी चीज बता दूं, इसी मुख्यमंत्री के काल में अभी आपने देखा 12 बजने वाला केस, और किस तरह से हरक सिंह के घर के बाहर निहंग तलवार लहराते हुए दिखाई दे। किस जगह? डिफेंस कॉलोनी में, मेरी फौजियों की कॉलोनी में, और उसी फौजियों की कॉलोनी में इस मुख्यमंत्री का आवास है। जब मैंने आवाज उठाई कि हम जो मूल निवासी हैं चुप नहीं रहेंगे तुम्हारी इन हरकतों से, तब थर्राट मची उनकी। हम अभी भी सह रहे हैं, हम घुटनों के बल पे जी रहे हैं, हम शिक्षा स्वास्थ्य के लिए तरस हैं, हम जंगली जानवरों के आतंक से त्रस्त हैं, लेकिन ये माफिया हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक। और अगर हमारा जो युवा है वो अगर आक्रोशित हो गया, क्योंकि हमारे युवा ऐसे भेड़ बकरी की तरह जेल में डालते हैं, हमारे आशीष नेगी को डाला, आशुतोष नेगी को डाला, हमारे बॉबी पवार को इन्होंने अंदर डाला। इनके ये जो बोल रहे आपसी झगड़ा, इनको ये नहीं मालूम कि धर्म की आड़ पे चल रहा है? इनको ये नहीं दिखाई दे रहा? बड़े विद्वान पढ़े लिखे बनते हैं हम, धर्म की लाठी पकड़कर, धर्म की आड़ लेकर ये दरिंदे क्रिमिनल लड़ाई लड़ रहे हैं अपने व्यापारिक हितों के लिए। क्या हम नहीं समझ रहे? अगर हम व्यापार नहीं करते तो हमको मूर्ख समझ रहे? हम बहुत शालीनता से देखते जा रहे हैं। मेरे समाज को जिस तरह से अंधेरों की तरफ धकेला जा रहा है, इसके लिए हम इस मुख्यमंत्री को, इस धामी को माफ नहीं करेंगे। जिसने जॉर्ज एवरेस्ट अपने उस भाई को दे दिया जो बाल किशन नेपाल से आया है यहाँ। हम देखते जा रहे हैं कि किस तरह से हम घुटने टेक कर हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, हमारे ठीक है धपलियाल जी, बताओ किस तरह से हमारे संसाधन बेच रहा है मुख्यमंत्री। ठीक है थपलियाल जी आपकी बात आ गई। हाँ, अरुण शर्मा जी, हम एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। अरुण शर्मा जी, जैसा कि अभी जपेंद्र जी ने कहा कि आपसी विवाद की घटनाएं थी, आपने भी शुरुआत में कहा था इसको राजनीतिक रंग कहीं ना कहीं आप देना ठीक नहीं है, लेकिन जिस प्रदेश से शांति का पैगाम जाता हो उस प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं होना या उन घटनाओं का माहौल बनाना, मैं दोनों बातें कर रहा हूं। अगर यह घटना की सत्यता है तो भी उत्तराखंड के लिए नुकसानदायक है, अगर सत्यता नहीं है, राजनीतिक वश ये राजनीतिक दल के लोग अपने चुनावी फायदे के लिए अगर इसको इस तरीके के इसको राजनीतिक रंग देकर, धर्म का एंगल देकर इस घटना को अगर बड़ा बना रहे हैं, उत्तराखंड के लिए निश्चित रूप से नुकसानदायक है, क्योंकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आते हैं, बड़ी संख्या में आस्थावान यहाँ पर आते हैं। कम से कम उनकी छवि तो नहीं खराब करनी चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड की एक अपनी छवि है, चाहे वो हम देश की बात करें या विदेश में। यहाँ जो लोग आते हैं वो दो कारणों से आते हैं, या तो धार्मिक यात्रा करते हैं या पर्यटक के रूप में आते हैं। जो हमारे तमाम हिल स्टेशन हैं उनको देखने, वहां बर्फबारी का मजा लेने। जैसे अभी हाल में ही 2 बार बर्फबारी हुई तो तमाम जगह से लोग उत्तराखंड पहुंच गए। 2 कारणों से आते हैं। अब क्या हम इन दोनों चीजों का स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के साथ खड़े होंगे? ना तो हम धार्मिक पर्यटक, जो हमारा धार्मिक श्रद्धालु आ रहा है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, ना हम पर्यटकों की भावनाओं का ठेस पहुंचा सकते जी। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि इन दोनों चीजों से हमारे यहाँ के लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ का जो व्यवसाय दोनों चीजों से फूलता फलता है। और हम अगर कहीं इस तरह की घटना करते हैं
तो उसके दो दूरगामी परिणाम होते हैं, बड़े गंदे होते हैं। अगर यहां जैसे कई बार होता है, यहां मैं बोलता हूं इस बात को कि हम मीडिया के लोग, सड़क बंद होती है किसी कारण से, भूस्खलन से सड़क बंद होगी या किसी और कारण से हो गई, तो हम उस खबर को प्रमुखता से उठाते, लेकिन वही सड़क जब खुल जाती है तब हम कहीं नहीं बताते। हाँ, लेकिन वो सड़क बंद होने की खबरों का जो प्रचार होता है वो उन लोगों को आने से रोक देता है जो आना चाहते हैं। तो ये देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप उसको अच्छी तरह से दिखा दें या उसे बुरी तरह से दिखा दें। अब हमारी ड्यूटी, खासकर जितने लोग हम पैनल में बैठे हैं, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं, हम ऐसे वैसे लोग नहीं है कि जिनको आपने सड़क से उठाया और पैनल में बैठा दिया। बिल्कुल, सारे के सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं। तो इसलिए हमारी भी सबकी जिम्मेदारी यही है कि हम ये जो छवि उत्तराखंड की बनी हुई है इसको बनी रहने दें, क्योंकि ब्रांडिंग सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, उत्तराखंड की ब्रांडिंग हुई, इसलिए आज केदारनाथ में इतने लोग आ रहे हैं, इसलिए आज पिथौरागढ़ में लोग जा रहे हैं, इसलिए आज मुनस्यारी में लोग जा रहे हैं, तमाम जगह लोग इससे आ रहे हैं कि ब्रांडिंग हुई है। और वो ब्रांडिंग किसने की, क्या की, वो अलग विषय है, लेकिन ब्रांडिंग हुई है इसलिए लोग आ रहे हैं। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे कठिन यात्रा केदारनाथ की होती है, लेकिन केदारनाथ में सबसे ज्यादा यात्री आते हैं, जबकि बद्रीनाथ सुगम है, केदारनाथ सुगम है, वहां लोग नहीं जाते, केदारनाथ जाते हैं, जबकि बद्रीनाथ के कपाट उसके बाद तक खुले रहे, लेकिन उसके बावजूद केदारनाथ जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा रही। तो क्या हम यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर ये प्रभाव डालें कि हमारा तो पूरा का पूरा सिस्टम ही गलत है, हम तो बाहर से आने वालों को यहाँ पीट देते हैं, क्या हम ये कहेंगे जी? और अगर ये नहीं कहेंगे तो हमें जो पुलिस के फैक्ट है उन पर विश्वास करना पड़ेगा, जो जांच है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। जो दोनों झगड़े हैं ये आपसी झगड़े थे, किसी कारण से हो गए, इनको अगर हम ये रंग कि वहां से उमर अब्दुल्ला को ये ट्वीट करना पड़े कि उसके प्रदेश के लोगों के साथ यहाँ जाति हो रही, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, इस प्रदेश के लिए अच्छी, क्योंकि वो ट्वीट सब जगह देखा गया, सब जगह पढ़ा गया, और तमाम समाचार चैनलों पे वो आया, तमाम अखबारों में वो आया। तो वो एक गलत छवि हमारे उत्तराखंड की जो जा रही है उससे हमें रोकने का प्रयास करना होगा, और यही सबसे बढ़िया काम होगा। बिल्कुल जपेंद्र जी, आखिरी टिप्पणी और बहुत कम शब्दों में, बेनकाब उन लोगों को इस तरह की घटनाएं कारित करने में अगर दोषी लोग हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक नजीर बन सके। और अगर कोई षड्यंत्र रचकर ऐसी घटनाओं को राजनीति कर रहा है, धार्मिक रंग दे रहा है, उनको भी बेनकाब करने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण है तो उत्तराखंड की छवि को ठीक बनाए रखने की। उत्तराखंड की छवि को अगर कोई खराब कर रहा है उसको बेनकाब करने की जरूरत है, चाहे अपराधी हो चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति। हम बिल्कुल आपसे सहमत हैं, लेकिन ये भारतीय संविधान की मजबूरी है कि अगर जो चीजें आपने अगर कही हैं तो अगर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करें तो प्रत्येक कांग्रेसी जेल के होगा, क्योंकि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है और विपक्षी दल की सत्ता की भूख ये भी भूल जाती है कि उत्तराखंड की वादियों में इस तरह का जहर घोलना राजनीतिक तौर से तो उन्हें हो सकता है लाभ ना दे, लेकिन नहीं दे पाएगा, कतई नहीं दे पाएगा। लेकिन वो अपनी देवभूमि के साथ जिस तरह की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हम आप ही के कथनों पे आ जाएं और हमारा संविधान ये इजाजत दे दे तो सारी कांग्रेस सलाखों के पीछे होगी। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तराखंड के लिए आप सभी को सोचने की जरूरत है कि उत्तराखंड की छवि खराब ना हो। उत्तराखंड के लिए अगर ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड से जाती हैं, उत्तराखंड के लिए कोई बाहरी व्यक्ति अगर ट्वीट करता है कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां के लोग अगर असहिष्णु हैं, तो ये उत्तराखंड के लोगों की छवि खराब करने की कहीं ना कहीं चाल है, क्योंकि उत्तराखंड की तासीर ऐसी नहीं है, उत्तराखंड के लोग इस तरीके के नहीं हैं। इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी है उत्तराखंड की जो फिजा है उसका जो प्रचार प्रसार है वो कम से कम इस तरीके से ना हो कि उत्तराखंड में माहौल खराब है, उत्तराखंड के लोग ठीक नहीं है। हम सब की जिम्मेदारी है कि ये देवभूमि है, यहां से आस्था का पैगाम जाता है, शांति का पैगाम जाता है, और ये पैगाम जाता रहे, यही कामना है। हम सब की जिम्मेदारी है कि उत्तराखंड की इन तस्वीरों पर, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये तस्वीरें दोबारा देखने को न मिले। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिलहाल बहुत शुक्रिया देवभूमि के दंगल में आप बने रहिए हमारे साथ।